वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ए यूनिट विच इंडिकेट्स इट्स रियलिटी। तो किसी भी इकाई के वो 5 एस्पेक्ट्स क्या हैं जिनके द्वारा हम उस इकाई की रियलिटी को इंडिकेट करते हैं। तो आज हम इसी कंटेंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है नोइंग। नोइंग का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है टू सी द रियलिटी एज इट इज़ इन इट्स कंप्लीटनेस, कि वास्तविकता को देखना। नोइंग अर्थात ज्ञान का अर्थ है वास्तविकता को देखना, पूर्णता में देखना, जैसी रियलिटी है उसको वैसा ही देखना। अब सवाल उठता है कि रियलिटी किसकी। जब रियलिटी की बात करते हैं, वास्तविकता की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं अस्तित्व की। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को देखना, अस्तित्व की वास्तविकता को देखना, और जैसी वास्तविकता है उसको वैसा ही देखना, पूर्णता में देखना। इसी को ज्ञान कहा, इसी को नोइंग कहा। तो जब हम अस्तित्व को देखते हैं तो इस अस्तित्व में हमें दो ही रियलिटीज, दो ही वास्तविकताएं दिखाई पड़ती हैं, जिसमें एक तो यूनिट्स और दूसरा स्पेस। इस अस्तित्व में दो ही वास्तविकताएं हैं। पहली वास्तविकता तो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, और दूसरी जो रियलिटी है वो है स्पेस। एंड ऑल द यूनिट्स एग्जिस्ट टुगेदर विद स्पेस। ऑल द यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। यूनिट्स एंड स्पेस आर इनसेपरेबल। तो कुल मिला के ये बात कह रहे हैं कि इस अस्तित्व में दो ही वास्तविकताएं हैं, एक तो यूनिट्स है और दूसरा स्पेस है। और जो यूनिट्स हैं वो स्पेस में सबमर्ज्ड हैं, संपृक्त हैं, डूबी हुई हैं। तो जब हम अस्तित्व की वास्तविकता को देख रहे हैं, जब हम एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को देख रहे हैं, तो हम उस अस्तित्व में जो यूनिट्स हैं और जो स्पेस है, हम उसकी रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो यूनिट्स की रियलिटी को हम पहले देख लेते हैं, वही हमारा क्वेश्चन है ना। तो किसी भी इकाई की, किसी भी यूनिट की रियलिटी को देखने के लिए हमें उस यूनिट के 5 एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। ये 5 एस्पेक्ट्स कौन से हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। पहला एस्पेक्ट है फॉर्म, सेकंड एस्पेक्ट इज प्रॉपर्टी, थर्ड एस्पेक्ट इज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ एस्पेक्ट इज इनेटनेस, एंड फिफ्थ एस्पेक्ट इज कोएग्जिस्टेंस। तो ये यूनिट के 5 एस्पेक्ट्स हैं। जब हम हर इकाई के इन 5 आयामों को, 5 एस्पेक्ट को समझ पाते हैं, तब हम उस इकाई की जो रियलिटी है, जो उसकी वास्तविकता है, तब हम उसको समझ पाते हैं। यहाँ देखें हम, जो पहला एस्पेक्ट है फॉर्म। फॉर्म का अर्थ है रूप, है ना। रूप का अर्थ है कि जो इकाई है उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसमें स्मेल है, गंध कैसी है। इस प्रकार से ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसके फॉर्म को, है ना, जो है वो इंडिकेट करते हैं। अब सेकंड एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब गुण। गुण का अर्थ है एक इकाई का दूसरे इकाई के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है। तो इस अस्तित्व में इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल ही रही हैं। तो जब एक इकाई दूसरी इकाई के ऊपर प्रभाव डालती है, तो उसी को हमने गुण कहा, प्रॉपर्टी कहा। ये दूसरा एस्पेक्ट हुआ। अब तीसरा एस्पेक्ट देखते हैं, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक अर्थात स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है जो भी इकाई अस्तित्व में मौजूद है, प्रेजेंट है, उस इकाई का इस अस्तित्व में क्या रोल है, क्या पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ बिना रोल के, बिना पार्टिसिपेशन के कोई भी इकाई नहीं है। हर इकाई का कोई ना कोई रोल है ही। तो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि हर इकाई का कोई ना कोई रोल है, वो किसी न किसी रूप में इस अस्तित्व में अपना पार्टिसिपेशन एंश्योर कर ही रही है। तो जो उसका पार्टिसिपेशन है उसी को यहाँ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक अर्थात स्वभाव का। ठीक है। अब यूनिट का फोर्थ एस्पेक्ट देखते हैं, इनेटनेस। इनेटनेस का अर्थ है धर्म।
या कह सकते हैं कि उस इकाई का सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्वयं व्यवस्था, है ना। पांचवा एस्पेक्ट है कोएग्जिस्टेंस, अर्थात परम धर्म या सत्य। परम धर्म का अर्थ है, परम धर्म का अर्थ है कि इकाइयां जो हैं वो शून्य के सह अस्तित्व में संपृक्त हैं, अर्थात स्पेस में वो जो इकाई है या इकाइयां हैं वो संबद्ध हैं, है ना। तो इस प्रकार से हर इकाई के ये 5 एस्पेक्ट्स हैं। जब हम हर इकाई के इन 5 एस्पेक्ट्स को समझ पाते हैं तब हम उन इकाई की या उस इकाई की रियलिटी को देख पाते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो जैसे फॉर्म है ना, तो फॉर्म के अंदर क्या आएगा? शेप, साइज, कलर, डेंसिटी एटसेट्रा, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कम अंडर फॉर्म। तो हर इकाई है, उसका एक शेप है, साइज है, कलर है, डेंसिटी है ना, और उसके कोई मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, उसका जो भी बाह्य रूप रंग है वो सब फॉर्म में आ जाता है। तो हम इकाई के फॉर्म को देख ही सकते हैं संवेदना के द्वारा, है ना। फिर सेकंड जो है एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब गुण। गुण का मतलब एक इकाई का दूसरे इकाई के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आप दही खाते हैं, है ना, तो दही का आपकी बॉडी पर कोई इम्पैक्ट आता है, प्रभाव आता है, इसी को हमने प्रॉपर्टी कहा, इसी को हमने गुण कहा। आप नीम का सेवन करते हैं, आप तुलसी का सेवन करते हैं, है ना। जब शरीर में कोई रोग होता है तो हम गिलोय का सेवन करते हैं, है ना, अदरक का सेवन करते हैं, गर्म पानी का सेवन करते हैं, तुलसी का सेवन करते हैं। तो ये जितनी भी इकाइयां हैं ये किसी न किसी रूप में हमारी बॉडी पर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल ही रही हैं, और उस इम्पैक्ट में हमें स्वास्थ्य का लाभ भी हो रहा है, उस बात को भी हम देख पा रहे हैं। बात समझते हैं? तो जब कोई इकाई दूसरी इकाई पर प्रभाव डालती है तो उस प्रभाव को ही हमने गुण कहा। तो तुलसी एक इकाई है, नीम भी एक इकाई है, अदरक, गिलोय, आंवला, ये सब क्या है? इकाइयां हैं, है ना। गर्म पानी एक इकाई है, दही एक इकाई है, काली मिर्च भी इकाई है, बहुत जितने भी सब हैं इकाइयां हैं ये, है ना। ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग जैसी भी ये सब इकाइयां हैं। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, है ना, जानवर, जीव जंतु, मनुष्य, सनलाइट, है ना, आपके प्लैनेट्स, स्टार, सब क्या है? इकाइयां हैं। ठीक है, और इकाइयां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल ही रही हैं, इसी प्रभाव को प्रॉपर्टी कहा, गुण कहा। अब तीसरा है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वभाव। स्वभाव का मतलब है रोल और पार्टिसिपेशन ऑफ ए यूनिट इन दिस एग्जिस्टेंस, कि कोई भी इकाई है ना, उसके उस इकाई की इस अस्तित्व में क्या भागीदारी है या व्यवस्था बनी हुई है, हार्मोनी जो बनी हुई है नेचर में, है ना। तो हार्मोनी को बनाए रखने में उस इकाई का क्या रोल है, क्या पार्टिसिपेशन है, इसको हमने उस इकाई का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक कहा, स्वभाव कहा। ठीक है, तो हर इकाई का कोई ना कोई रोल है ही। अब नेक्स्ट है इनेटनेस। इनेटनेस का मतलब धर्म। धर्म का मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए यूनिट, कि इकाई की जो व्यवस्था है ना। हर इकाई अपने आप में एक व्यवस्था है, जैसे एटम अपने आप में एक व्यवस्था है, धरती है ये अपने आप में एक व्यवस्था है, एक डेफिनेट ऑर्डर है। बात समझ रहे हैं? तो हर इकाई क्या है? अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। तो उस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, वही क्या है? इनेटनेस है। और जो इकाई का सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम उस इकाई से छीन भी नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो हर इकाई का अपना क्या है? एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर इनेटनेस है, और इनेटनेस उस इकाई की वो प्रॉपर्टी है जिसको उससे हम छीन नहीं सकते। तो इनेटनेस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिट विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट, है ना। तो इसी इनेटनेस को धर्म कहा। तो ये इकाई का फोर्थ एस्पेक्ट हुआ। ठीक है, अब पांचवा जो एस्पेक्ट है कोएग्जिस्टेंस, परम धर्म, है ना। परम धर्म क्या है?
सभी इकाइयों का वो गुण जिसको हम किसी भी इकाई से छीन ना सकें। परम धर्म वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो विशेषता है जिसको हम किसी भी यूनिट से छीन नहीं सकते। और वो विशेषता क्या है कि इकाई जिस रूप में भी रहेंगी, है ना, वो हमेशा स्पेस में सबमर्ज रहेंगी। अब देखो, आज हम इस रूप में हैं तो स्पेस में सबमर्ज हैं। जब हम इस रूप में नहीं थे या जब हम इस रूप में नहीं होंगे, मान लिया हमारी मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया या दफना दिया और हमारा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है उन तत्वों में वापस विलीन हो गया या मिल गया, तब भी हम स्पेस में सबमर्ज रहेंगे। बात समझ गए? तो हम किसी भी रूप में रहें पर हम स्पेस में सबमर्ज रहेंगे। इस गुण को कोई इकाइयों से छीन नहीं सकता। तो ऐसा गुण जिसको हम किसी भी इकाई से ना छीन सकें या सेपरेट ना कर सकें, उसको कहा कोएग्जिस्टेंस, परम धर्म। और यही सत्य है। यही क्या है? सत्य है। ठीक है। अब और कुछ और बातें हैं जो इसमें समझने योग्य हैं। जैसे फॉर्म एंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो कोई भी इकाई है उसका रूप और उसका गुण अर्थात उसका फॉर्म एंड प्रॉपर्टी ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें, आप अपने घर में एक एप्पल ला कर रख दें, एक सेब ला कर रखें, 10 दिन बाद देखना उस सेब को, क्या उस जो एप्पल आप लाए थे फर्स्ट डे जितना फ्रेश हुआ था, क्या 10 दिन के बाद भी वैसा ही मिलेगा? या कुछ उसके रूप में, उसके रंग में, है ना, कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे? तो इस बात को आप जांच कर देख सकते हैं। तो जांचने में ये लगता है कि हाँ, जो एप्पल है वो श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, क्योंकि दूसरी यूनिट भी उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डाल ही रही है। हवा का प्रभाव भी पड़ रहा है ना, सनलाइट का प्रभाव भी पड़ रहा है, गर्माहट है, ठंडक है, उसका इफेक्ट भी पड़ रहा है। और हमारी सराउंडिंग में बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं, और भी दूसरी यूनिट्स हैं जो लगातार उस सेव के संपर्क में हैं, एप्पल के संपर्क में हैं, है ना, और अपना अपना इम्पैक्ट उस सेव पर डाल ही रही हैं। इसलिए उसका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो उसका रूप रंग है, उसमें हमें बदलाहट, एक चेंज देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं? तो ये हुआ। अब दूसरा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब गुण, गुण का मतलब एक इकाई का दूसरे इकाई पर जो प्रभाव है। तो प्रभाव भी समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे आप दही का सेवन करते हैं, तो दही को आप मॉर्निंग में खाएं तो बॉडी पर अलग इम्पैक्ट आता है। उसी दही को दोपहर खा रहे हैं तो अलग इम्पैक्ट आएगा। और वही दही आपको रात को खाओ 10 बजे 11 बजे तो बॉडी पर अलग इम्पैक्ट आएगा। तो इम्पैक्ट भी समय के साथ साथ बदलता रहता है। एक इकाई का दूसरे इकाई के ऊपर जो प्रभाव है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो ये जो पहले दो एस्पेक्ट हैं ये ऐसे हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए इनको कहा इनडेफिनिट अर्थात चेंजिंग। ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है। दीज फर्स्ट टू एस्पेक्ट्स, दीज एस्पेक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो इकाई का रूप और उसका गुण समय के साथ साथ बदलता रहता है। और इस बात को हम अपने दैनिक जीवन में जांच सकते हैं, देख सकते हैं, वो दिखाई पड़ता है ना। कोई फ्रेश चीज़ आपने बनाई, ताज़ी चीज़ बनी घर में, उसका सेवन करते हो, उसका बॉडी पर अलग इम्पैक्ट आता है। उसी चीज़ को आप बासी करके खाते हैं तब बॉडी पर अलग इम्पैक्ट आता है। तो ताज़ी चीज़ की जो गुण है, प्रभाव है, आपके शरीर पर अलग प्रकार का है। बासी खाओगे उसका प्रभाव जो है बॉडी पर अलग प्रकार से है। तो इस बात को हम जांच सकते हैं, है ना। ये अब रहे बाकी तीन एस्पेक्ट जो है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, इनेटनेस एंड कोएग्जिस्टेंस। ये तीन ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इकाइयों के जो कभी नहीं बदलते, ये डेफिनेट है। अर्थात किसी भी इकाई का स्वभाव कभी नहीं बदलता, किसी भी इकाई का धर्म कभी नहीं बदलता, किसी भी इकाई का परम धर्म ये कभी नहीं बदलता। स्वभाव का मतलब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक कभी नहीं बदलेगा, धर्म का मतलब इनेटनेस ये कभी नहीं बदलती, को एग्जिस्टेंस अर्थात परम धर्म कभी नहीं बदलता। तो ये जो बाकी तीन जो एस्पेक्ट्स हैं ये डेफिनेट है, निश्चित है, कंटिन्यूअस है, निरंतर है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो निश्चितता है इनमें, इन एस्पेक्ट्स में, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सल है ना, कभी नहीं बदलते, निश्चित रहते हैं।
इसलिए जब साइंस बोलता है कि प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो साइंस केवल पहले दो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखता है, फॉर्म एंड प्रॉपर्टी, और उसके आधार पर साइंस कहता है, विज्ञान बोलता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, कि जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो बदलाव हो रहा है वो रूप और गुण में हो रहा है। अगर ध्यान से देखें तो जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, इनेटनेस है, और परम जो आपका कोई एग्जिस्टेंस है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो एक तो इतनी बात हुई। अब दूसरी जो पक्ष है, दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो ये बोलता है कि किसी भी इकाई के जो 5 एस्पेक्ट हमने अभी पढ़े, इनको समझने वाला कौन है। अगर मानव समझने वाला है तो मानव के होने में तो दो चीज हैं, ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो सेल्फ और बॉडी में समझना कौन चाहता है, जानने वाला कौन है, इस अस्तित्व को या इस अस्तित्व में जो इकाइयां हैं उनके 5 एस्पेक्ट्स को जानने वाला कौन है। तो बेटा जानने वाला सेल्फ है, प्रस्ताव रूप में ऐसा बताया गया है ना। तो जो नोवर है, जानने वाला वो सेल्फ है ना। अब सेल्फ इन एस्पेक्ट्स को, इकाइयों के इन 5 एस्पेक्ट्स को कैसे जानेगा। तो सेल्फ में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, तो जो सेल्फ में क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं के द्वारा ही सेल्फ यूनिट्स के जो 5 एस्पेक्ट्स हैं उनको जान पाता है, समझ पाता है। अब हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो जो इकाई का पहला एस्पेक्ट है फॉर्म, अर्थात रूप, है ना। तो किसी भी इकाई के फॉर्म को हम टेस्टिंग के द्वारा, टेस्टिंग की क्रिया के द्वारा हम समझ पाते हैं। हम का मतलब सेल्फ। तो किसी भी इकाई के फॉर्म को टेस्टिंग के द्वारा, है ना, टेस्टिंग का मतलब आस्वादन, उसके द्वारा समझा जा सकता है, या सेल्फ जो है टेस्टिंग के द्वारा किसी भी इकाई के रूप को समझता है। ठीक है। अब आता है सेकंड जो एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब बता रखा आपको मैंने, प्रभाव। एक इकाई का दूसरे इकाई पर जो प्रभाव पड़ता है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी के भी कुछ पार्ट को तो हम टेस्टिंग के द्वारा समझ सकते हैं, आस्वादन के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हम दही का सेवन कर रहे हैं, है ना, तो दही जो है खट्टा है या मीठा है ना, तो इसको तो हमने आस्वादन के द्वारा समझ लिया, है ना। लेकिन प्रॉपर्टी अर्थात गुण के दूसरे भाग को, जो मतलब प्रभाव पड़ रहा है बॉडी पर हमारे किसी भी इकाई का, है ना, उसके दूसरे भाग को समझने के लिए, गुण के दूसरे भाग को समझने के लिए हमें विश्लेषण और उसके जो दूसरी क्रियाएं हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो किसी भी इकाई के गुण के, है ना, कुछ पार्ट को तो हम टेस्टिंग के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उसको समझने के लिए विश्लेषण व जो दूसरी क्रियाएं हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है। ले कौन रहा है, सेल्फ। तो सेल्फ विश्लेषण के द्वारा गुण के दूसरे जो रिमेनिंग पार्ट है उसको समझ पाता है ना। इसको हम एक बार दोबारा फिर समझते हैं। प्रॉपर्टी अर्थात गुण, अर्थात एक इकाई का दूसरे इकाई के ऊपर जो प्रभाव है, तो प्रभाव के कुछ पार्ट को तो हम, जो प्रभाव है इकाई का दूसरे के ऊपर, उसको समझने के लिए उसके कुछ पार्ट को तो हम संवेदना के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से या आस्वादन के माध्यम से समझ सकते हैं। हम का मतलब सेल्फ। लेकिन गुण के दूसरे भाग को समझने के लिए विश्लेषण व दूसरी क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आपने दही खाया, आपने दही का सेवन करा, तो दही खट्टा है या दही मीठा है, तो इसको तो मैंने संवेदना के माध्यम से समझ लिया। लेकिन जब मैं दही का दूसरा पार्ट देखता हूँ, है ना, दही मैंने दिन में खाया था तो मेरे शरीर पर क्या इम्पैक्ट आया, दही मैंने दोपहर में खाया तो बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आया, दही मैंने रात में खाया तो बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आया, और वही दही बासी थी, 3 दिन पुरानी थी, उसको खाया और रात में खाया तो क्या इम्पैक्ट आया। तो जब मैं अपनी बॉडी पर इन इम्पैक्ट की एक तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ, एक कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ, तो इसी को विश्लेषण कहा। क्या कहा इसको, विश्लेषण। तो किसी भी इकाई के प्रॉपर्टी को हम, प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट को तो हम टेस्टिंग के द्वारा देख सकते हैं, और प्रॉपर्टी के रिमेनिंग पार्ट को देखने के लिए जो है वो विश्लेषण व दूसरी क्रियाओं की हेल्प लेनी पड़ती है। तो कुल मिला के इतनी बात कह रहे हैं कि सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू सेंसेशन, दैट इज टेस्टिंग, while remaining part of the property can be understood through analyzing.
विश्लेषण के द्वारा देख पाते हैं। ठीक है, जैसा आप मिर्ची का सेवन करते हैं तो जो मिर्ची का तीखापन है उसको तो आप संवेदना के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। और मिर्च भी आप काली मिर्च का सेवन भी करते हैं, लाल मिर्च का सेवन भी करते हैं, सफ़ेद मिर्च का सेवन भी करते हैं, हरी मिर्च का सेवन भी करते हैं। तो इन सभी मिर्ची के तीखेपन को तो आप संवेदना के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से बता दोगे। लेकिन इन मिर्च का आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको आप विश्लेषण करके बताओगे। जब आप इनके होने वाले प्रभाव का एक तुलनात्मक अध्ययन करोगे, जैसे आपने लाल मिर्च का सेवन करा और पता लगा उससे आपकी जो एसिडिटी है वो बढ़ गई, आपकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आए। आपने काली मिर्च का सेवन करा तो देखने में आया कि इससे आपका कफ जो है वो निकल गया, जो कफ जमा हुआ था, है ना। आपने सफ़ेद मिर्च का सेवन करा तो जो आपके स्किन रिलेटेड डिजीज थी, है ना, उसमें आपको फ़ायदा हुआ। जो नेत्र ज्योति है, आँखों की ज्योति है, उसमें आपको फ़ायदा हुआ, है ना। हरी मिर्च का सेवन करा तो उसका भी कोई ना कोई आपको फ़ायदा हुआ, उसमें विटामिन सी भी होता है ना। तो ये आप देख पाए कि जब मैं लाल मिर्च खाता हूँ तो निगेटिव इम्पैक्ट आता है, काली मिर्च खाता हूँ तो मेरा कफ निकल जाता है, सफ़ेद मिर्च खाता हूँ तो वो एक तरीके से मेरे जो स्किन डिजीज़ है उसमें हेल्प करती है। तो यहाँ आप डिफरेंट यूनिट्स के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, है ना, उनका एक कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हो, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हो। आप किसी एक इकाई के भी इम्पैक्ट को अलग अलग टाइम में कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हो, या आप डिफरेंट यूनिट्स के इम्पैक्ट को भी कंपेरेटिव स्टडी करते हो। तो जब हम कंपेरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं। वो क्रिया क्या है सेल्फ के अंदर, विश्लेषणीय क्रिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है इकाई का उसको देखते हैं। तो किसी भी इकाई के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को, किसी भी इकाई के स्वभाव को, है ना, कंटेम्पलेशन के द्वारा देख पाते हैं। कंटेम्पलेशन सेल्फ की क्रिया है। अगर हम सेल्फ को देखें तो सेल्फ का जो B1 ब्लॉक है, आगे बताऊंगा आप लोगों को मैं, तो सेल्फ के B1 ब्लॉक की क्रिया है ना, कंटेम्पलेशन, चिंतन। तो जब ये क्रिया अवेकन होती है, जागृत होती है, एक्टिवेट होती है, तब हम हर इकाई के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को देख पाते हैं। हम का मतलब सेल्फ। तो चिंतन की क्रिया के द्वारा सेल्फ इकाइयों के स्वभाव को, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को देख पाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट को, इनेटनेस, धर्म। धर्म को हम कैसे देख पाएंगे? धर्म का मतलब है इकाइयों की वो प्रॉपर्टी जिसको उससे हम छीन ना सकें, या कह सकते हैं हर इकाई की जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो इकाइयों के धर्म को, इकाइयों की इनेटनेस को हम समझ पाते हैं अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ की क्रिया है। तो थ्रू अंडरस्टैंडिंग, है ना, सेल्फ कैन अंडरस्टैंड द इनेटनेस ऑफ ए यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट एस्पेक्ट है यूनिट्स का, उसको बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस, परम धर्म। तो परम धर्म को हम कैसे देख पाएंगे? तो सेल्फ की क्रिया है जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन, अनुभव। तो अनुभव की क्रिया के द्वारा सेल्फ इकाइयों के कोएग्जिस्टेंस को, अर्थात सबमर्जेंस को देख पाता है, समझ पाता है। ठीक, तो एक बार बहुत जल्दी इसको हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो वस्तु का रूप और गुण, अर्थात उसकी फॉर्म एंड प्रॉपर्टी को तो हम टेस्टिंग के माध्यम से देख सकते हैं। फॉर्म को हम टेस्टिंग के माध्यम से देख सकते हैं। प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट को हम टेस्टिंग के माध्यम से देख सकते हैं, और प्रॉपर्टी के रिमेनिंग पार्ट को देखने के लिए जो सेल्फ को एनालाइज या दूसरी क्रियाओं की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु के स्वभाव को, स्वभाव का मतलब नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को, है ना, वस्तु के स्वभाव को हम कंटेम्पलेशन अर्थात चिंतन की क्रिया के द्वारा देख पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु के धर्म को, धर्म का मतलब इनेटनेस, इनेटनेस को हम बोध की क्रिया के द्वारा देख पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु का परम धर्म, परम धर्म का अर्थ कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस को हम अनुभव की क्रिया के द्वारा देख पाते हैं। तो चिंतन से वस्तु का स्वभाव दिखाई पड़ता है, बोध से वस्तु का धर्म दिखाई पड़ता है, और अनुभव से इकाइयों का या वस्तु का परम धर्म या सत्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, चिंतन, बोध, अनुभव ये सेल्फ की हायर एक्टिविटीज हैं, उच्च जो श्रेणी की क्रियाएं हैं, ये सेल्फ की क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं। ठीक है,
आज हम इतना ही रखते हैं बेटा, है ना। अब जो सेल्फ की क्रियाएं हैं, ये जो मैंने सारी क्रियाएं आपको बताई हैं, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें सेल्फ की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे, तब आपको चीज़ कनेक्ट हो पाएगी। ये सब क्रियाएं आपको वहाँ लिखी मिलेंगी, है ना, तो फिर हर क्रिया के बारे में हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।